ये कहानी रामनगर जंगल की है, जिसमें यमुना और बबलू नामक एक पति पत्नी रहते थे, जो अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। यमुना और बबलू अपने जीवन यापन के लिए खेतों में हल जोते थे और उसमें फसल उपजाते थे। उसी जंगल में कालू कौआ नाम का एक दुष्ट कौआ रहता था, जो लोगों की जमीन को अपने नाम पर करवा लेता था, और उसके साथ हमेशा 2 चील सेनापति भी होते थे। जो पक्षी कालू कौआ के नाम पर अपनी जमीन नहीं करता था, वो उसे पहाड़ पर ले जाकर नीचे धक्का दे देता था। एक दिन की बात है, यमुना और बबलू अपने खेत पर काम कर रहे थे। उसी समय दुष्ट कालू कौआ आता है और बबलू से कहता है, ए बबलू, तुम अपनी जमीन मेरे नाम करवा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और बदले में कुछ नहीं लूंगा। क्या कह रहे हो कालू भैया? मैंने आपसे आज तक तो कुछ भी नहीं लिया, न कभी धान लिया, न कभी गेहूँ। अरे बबलू, ये देखो दस्तावेज, इसमें साफ साफ लिखा है तुमने मेरे से 10,000 रुपए लिए हैं उधार, जो अब ब्याज जोड़कर 20,000 रुपए हो गए हैं। और ये देखो, इसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। ये सरासर झूठ है। आप कृपया कर मेरे पर अत्याचार ना करें, और यदि आप मेरे से मेरा खेत छीन लेंगे तो मैं और मेरा परिवार सब भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए मुझ पर जुल्म ना करें, मुझे माफ कर दे कालू भैया। देखो बबलू, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, अगर तुम अभी नहीं समझे तो मेरा सेनापति तुम्हें ऊपर पहुँचा देगा, तुम्हें मालूम है ना। सुनो जी, आप ये जमीन कालू कौवा के नाम कर दो, जान बचेगी तो लाखों उपाय निकल आएंगे। इसके सिवाय हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये खेत उनके हवाले कर दो, हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जैसे तैसे काट लेंगे। जमीन अपने नाम करवाने के बाद दुष्ट कौवा अपने सेनापतियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बबलू यमुना से कहता है, यमुना, अब हमारा क्या होगा? हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। बबलू जी, जो हमारा आखिरी खेत बचा था उसे भी कालू कौआ ले गया। अब क्या होगा हमारा जी, क्या होगा? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा बबलू जी? ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। यमुना रोते रोते घर की ओर चली जाती है और बबलू अपने खेत पर ही हल जोतने लगा है। और कुछ ही देर बाद जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश होते हुए भी बबलू अपने खेत में हल जोतता रहता है। बारिश में ही जोर जोर से बिजली भी कड़क रही होती है। उसी बीच एक जोरदार बिजली बबलू पर आ गिरती है और बबलू की वहीं मौत हो जाती है, खेत में ही। इसी तरह शाम हो जाती है और उधर यमुना अपने बच्चों के साथ बबलू का इंतजार कर रही होती है और बहुत परेशान रहती है कि अभी तक बबलू घर क्यों नहीं आया होता है। तभी यमुना का छोटा बेटा यमुना से कहता है, मम्मा मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए हैं घर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि तुम्हारे पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है ना? और बाहर बहुत जोरों की बारिश भी हो रही है और काफी बिजली भी कड़क रही है। तभी मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर यमुना के घर पर आ जाता है और यमुना से कहता है, यमुना, अरे ओ यमुना, सुनती हो? अरे तुम्हारे पति बबलू का खेत में ही मौत हो गया है, बिजली गिरने से। मिट्ठू तोता की बात सुनकर यमुना वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और यमुना के दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद यमुना को होश आ जाता है और वह अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर रोते हुए मिट्ठू तोता से कहती है, हे भगवान, अब मैं अपने बबलू के बिना अपने बच्चों के पालन पोषण कैसे करूंगी? कुछ बताओ ना मिट्ठू भैया, अब मेरा क्या होगा? मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा? ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं। एक दिन यमुना चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी यमुना का छोटा लड़का कहता है, मम्मा, अरे ओ मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। ऐसा सुनकर यमुना कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हें अब क्या खाने दूं? अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में किसी प्रकार का अनाज भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर कुछ खरीद कर ला सकूं। अब ऐसे में मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूं बेटा? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे कबूतर अंकल से कुछ मदद मांग कर लाती हूँ। ऐसा कहकर यमुना कबूतर के पास चली जाती है और कबूतर से कहती है,
कबूतर भैया, मेरे बच्चों का भूख से रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अगर आप कुछ दाने दे देते खाने के लिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। नहीं यमुना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी अनाज नहीं है, तुम कहीं और से देख लो। यमुना कबूतर की बातें सुनकर निराश होकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसी पेड़ के नीचे देखती है मिट्ठू तोता, मुर्गा, बुलबुल और ढेर सारे पक्षी बैठे हुए रहते हैं। तभी यमुना नीचे आती है और उनके बीच बैठकर रोने लगती है। यमुना को रोता देख मिट्ठू तोता यमुना से कहता है, तुम ऐसे रोती ही क्यों जा रही हो यमुना बहन? मुझे बताओ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप तो जानते ही हो मिट्ठू भैया, मेरा पति बबलू मर गया है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं, मैं उनका पेट कैसे भरूं? कोई उपाय दीजिए। तुम रोना बंद करो यमुना बहन, और ये लो अपने बच्चों के लिए कुछ अनाज और साथ में ये नारियल के बीज भी लो। इसे तुम अपने खेत में लगा लेना और जब ये बड़ा हो जाए तो इसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेना। इससे तुम्हारे घर की स्थिति बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। मिट्ठू तोता की बातें सुनकर यमुना वहाँ से दाने और नारियल के बीज लेकर चली जाती है और घर आकर अपने बच्चे से कहती है, ये लो कुछ दाने, ये तुम्हारे मिट्ठू अंकल ने दिए और ये देखो उन्होंने नारियल के बीज भी दिए हैं। चलो अब अपने खेत में चलकर हल चलाते हैं और अपने नारियल के बीज को वहाँ रोप देते हैं। पर मम्मा, उस खेत को तो कालू अंकल ने अपने नाम करवा लिया है ना। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी मेरे बच्चे, तुमने सही याद दिलाया। चलो चलकर कल्लू अंकल से खेत को मांगते हैं और खेत को छुड़वाने के लिए कुछ समय भी उनसे मांग लेंगे। ऐसा कहकर यमुना दोनों बच्चों के साथ कालू कौवा के पास जाने लगती है और कालू कौवा के पास पहुंचकर कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, तुम तो जानते ही हो बिजली गिरने से मेरे पति की मौत हो गई है और मेरे बच्चों का खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए आप मुझे कुछ दिनों के लिए खेत दे दे तो मैं अपना नारियल का बीज वहाँ रोपकर उनसे पैसे कमाकर आपके उधार को भी चुका दूंगी और अपने बच्चों का लालन पोषण भी मैं अच्छे से कर पाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं तुमसे वो खेत वापस ले लूंगा एक समय के बाद। ये लो खेत के कागजात, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं तुम्हें खेत सिर्फ 6 महीनों के लिए दे रहा हूँ। अब इसमें तुम हस्ताक्षर करो और चली जाओ। ठीक है कालू भैया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यमुना अपने दोनों बच्चों के साथ खेत पे आ जाती है। इसके बाद वे लोग खेत में हल जोतने लगे हैं। हल जोतने के बाद उसमें नारियल का बीज लगा देते हैं और फिर बीजों में पानी भी डाल देते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और यमुना अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन यमुना अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर पहुंचती है और वे लोग वहां देखते हैं कि नारियल के पेड़ में बहुत सारे नारियल आ चुके हैं और नारियल को देखकर यमुना के दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे हैं। इसके बाद यमुना का बेटा यमुना से कहता है, मम्मा, अरे ओ मम्मा, देखो ना हमारे नारियल के पेड़ पर कितने प्यारे प्यारे और ढेर सारे नारियल लगे हैं। अब इस नारियल को बेचकर जो हमें पैसे मिलेंगे उसे हम कालू अंकल को देकर जमीन भी छुड़वा लेंगे और उधार भी चुकवा देंगे, है ना मम्मा? हाँ मेरे बेटे, हम ऐसा ही करेंगे। भले ही भगवान ने तुम्हारे पिता को हमसे छीन लिया है, परंतु तुम्हें बुद्धि कूट कूट कर दे दिया है। चलो बेटे, अब नारियल को तोड़कर इसे बाजार में हम लोग बेच कर आते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर नारियल को तोड़ते हैं और टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। बाजार में नारियल को बेचने पर यमुना को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और यमुना उन पैसों को लेकर कालू कौवा के पास चली जाती है और कालू कौवा को पैसे देकर अपने जमीन को छुड़वा लेती है और जमीन के कागजात लेकर अपने घर चली आती है। तभी यमुना का बेटा कहता है, मम्मा, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा खेत भी हमारे नाम हो गया है और अब नारियल बेचकर हमें हर रोज के अच्छे खासे पैसे भी आ रहे हैं। अब ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। मम्मा, अरे ओ मम्मा, इस
खुशी के मौके पर मुंह तो मीठा करवाओ। हाँ मेरे बेटे, जरूर। मैं अभी जाती हूँ और मिठाई लेकर आती हूँ। और फिर यमुना किचन से मिठाई के डब्बे लाती है और अपने दोनों बेटों को देती है। वे दोनों बच्चे मिठाई खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि सब साथ मिलकर डटे रहने चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।